शुरू करते हैं भाई, और ध्यान रखना भाई अच्छे से समझना, बिकॉज टॉपिक उतना ज़्यादा इजी नहीं है समझने के तौर पे बात करें तो, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसके बाद चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा जब एलसीआर करके शुरू करेंगे। बट उससे पहले तक जब तक मैं ऑल्टरनेटिंग करंट आपको समझाऊंगा ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, तो ढंग से समझिएगा। मैं इसी पीडीएफ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पीडीएफ में हालांकि हमने शायद मोशनल नियम वगैरह भी पढ़ा हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को कंटिन्यूएशन में रखते हैं, यहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू कर देंगे, बिकॉज एसी जनरेटर हमने इस पीडीएफ में पढ़ा हुआ है। तो आप याद करो, मैंने आपको, भले ही तुम्हें एसी जनरेटर नहीं आता, बट तुम लोगों को एक चीज जरूर आती होगी कि एसी जनरेटर या जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस तरह का होता है। ये बात मैंने इसको शुरू करने से पहले समझाने की कोशिश करी थी। मैंने बोला था कि अगर किसी सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई चल रही है और उसमें एक लोड लगा हुआ है पी से क्यू, मतलब एक पी और क्यू के बीच में एक लोड है, यहाँ पर टीवी मोबाइल कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर वो डिवाइस है और ये एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो इसका करंट कैसे वेरी करता है बोलो? ऐसे बढ़ता है फिर घटता है, और ये बढ़ना है घटना है मुझे बताओ सर? ये बढ़ना है। नेगेटिव -5 का मतलब और +5 का मतलब सेम करंट है, +5 और -5 सेम करंट है, दोनों में 5 एम्पीयर करंट है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि जो ये वाली सप्लाई है और ये वाली सप्लाई है, इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई शुरू में करंट हाफ साइकिल के लिए बोलो कहां से कहां चलता है? बोलो पी से क्यू, कहां से कहां बोलो? और फिर अनदर हाफ साइकिल के लिए करंट चलता है क्यू से पी। जब शुरू में पी से क्यू करंट चलता है, शुरू में करंट पी से क्यू चलता है, उस समय करंट पहले बढ़ता है और फिर बोलो क्या होता है? घटता है। ध्यान समझो यार, इधर तो शुरू में करंट पी से क्यू चला तो पहले बढ़ा और फिर बोलो क्या हुआ? घटा। मतलब ऐसे हुआ 1 2 3 4 5 बढ़ा, फिर इसी डायरेक्शन में रहते हुए घटा, 5 4 3 2 1 0। लक्ष्य नहीं आ रही बात समझे? पी से क्यू ही रहा। पॉजिटिव करंट का मतलब है एक डायरेक्शन, नेगेटिव करंट का मतलब है दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली हाफ साइकिल के दौरान करंट पी से क्यू रहता है और अदर हाफ साइकिल के दौरान करंट क्यू से पी हो जाता है। तो शुरुआत में पी से क्यू रहते हुए कैसे बढ़ता है बोलो? 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1 0, और फिर क्यू से पी हो जाता है। बोलो क्यू से पी हो जाता है, बोलो क्या रहता है? बोलो क्यू से पी में, क्यू से पी बोलो क्या? 1 2 3 4 5, अरे बढ़ा ना, और फिर 5 4 3 2 1 0। समझ नहीं आया ना? तो मैं क्या कह सकता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई के बारे में? दैट द करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली, वो अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टिन्यूअसली चेंज करता है। अभी ये है मैग्नीट्यूड, थोड़ी देर बाद ये वाला मैग्नीट्यूड होगा, बोलो है कि नहीं? तो एक ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को बोलो क्या कर रहा हूँ? कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा हूँ, बट डायरेक्शन को कैसे चेंज कर रहा है? पीरियोडिकली। डायरेक्शन एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज करता है, तो ऐसे करंट को बोलो क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का सीन ये होता है कि भैया 10 एम्पियर ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड में मैंने बनाया, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन थ्रू आउट एक ही रहेगी, मान लो पी से क्यू। कैसे रहेगी बोलो? और 10 एम्पियर है तो लगातार 10 एम्पियर ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये होता है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्शन भी एक ही रहेगी पी से क्यू। इससे नेगेटिव साइड में मैंने कोई करंट, बट इसमें मैंने पॉजिटिव करंट ही बनाया। और बोलो क्या? नेगेटिव। पॉजिटिव करंट का मतलब एक डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब उसकी अपोजिट। और जब पॉजिटिव में भी रहता है, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में भी रहता है, तो करंट कांस्टेंट नहीं रहता, पहले बढ़ता है और फिर, और सेम जब दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया, तब भी वो पहले बढ़ा, -1 -2 -3 -4 -5 पहले बढ़ा और फिर घटना शुरू हो गया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का सीन आपको समझ में आ गया? नहीं आया? अब उसके लिए इक्वेशन के लिए भैया मैं इक्वेशन को नहीं समझा पाऊंगा, इतना समय नहीं है कि हम पिछली क्लास का सारा डिस्कस कर लें, फिर हम आज क्या करेंगे भाई। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। इसको लेके एक इक्वेशन हमने लास्ट में बनाई थी, अगर आप लोगों को याद आए तो बोलो क्या? E बराबर में कितना? E0 sin ओमेगा t। ध्यान देंगे भाई सब बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज अगर ढंग से सुनी सारी बातें। तो ढंग से नहीं सुना मुश्किल हो जाएगा आज की क्लास में बताना। तो E बराबर E0 sin ओमेगा t। अब ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है जैसे करंट अपने आप को समय के साथ वेरी कर रहा है, तो उसका मतलब जो वोल्टेज होगी, जो ईएमएफ होगी, वो भी तो क्या कर रही होगी बोलो? वेरी कर रही होगी अपने आप को। तो ये भी ऐसी जाती है कि पहले पी से क्यू चलती है, बढ़ती है, और फिर क्यू से पी चलती है, बोलो क्या? बढ़ती घटती है, ऐसे करती है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी बोलो कितनी होती है? E0। अरे यार एक बात बताओ, जब सर्किट में करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वोल्टेज भी तो बढ़ रही होगी और घट रही होगी। तो वोल्टेज जो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो ऐसे होती है कि वो अपने आप को पहले पी से क्यू डायरेक्शन में, पी से क्यू डायरेक्शन में चलेगी और फिर क्यू से, अभी तो करंट भी पहले पी से क्यू और बाद में क्या बोलो? क्यू से। मतलब क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि दोनों का सेम ग्राफ बनता है? बिल्कुल सही बात है, दोनों का ग्राफ कैसा बनता है बोलो? सेम। यहाँ करंट भी, हाँ बोलो क्या बात है? नहीं अभी तो मैं मान के चलो कुछ नहीं बताया, क्लास नहीं लेती।
मैं आपको सिर्फ एसी जनरेटर वाली बात कर रहा हूँ, उसके बाद वाली क्लास का कंसिडर मत करिए, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी है। अब रिकॉर्ड नहीं करी इसका मतलब वो कंसिडरेशन में मत लो, उसको दोबारा ही बताऊँ सब कुछ में। मुझे आपको बस ये समझना है जैसे कि वोल्टेज आपकी वेरी करेगी, सेम उसी तरीके से बोलो क्या वेरी करेगा, करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में डायरेक्शन भी चेंज होती है पीरियोडिकली और मैग्नीट्यूड तो बार बार चेंज होता ही है। और ये जो ई नॉट होता है ये बोलो क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम ईएमएफ। क्या होता है बोलो, दिस इज योर मैक्सिमम ईएमएफ। और ये बोलो क्या है, दिस इज द ईएमएफ एट एनी टाइम टी। ये वो ईएमएफ है जो किसी भी समय पर है, किसी भी समय पर है। जैसे कि कभी कभी क्या होगा, जैसे कि आप लोग याद करें मैंने ओमेगा टी के बारे में कुछ समझाया था, जब समय जीरो होगा बिल्कुल, ये टाइम एक्सिस है, ये वाला समय बोलो कौन सा है, जीरो। ये वाला कौन सा बोलो, ये वाला t/2, ये वाला 3t/4, ये वाला t है। ये जिन बच्चों को नहीं पता वैसे मान लीजिए एक साइकिल का पूरा समय कैपिटल T है, तो हाफ साइकिल तक का समय t/2 होगा, उससे पहले वाला उससे आधा समय t/4 होगा, ऐसे तो चलेगा ना। तो शुरू के बिल्कुल जीरो समय पर जो ईएमएफ होता है, टाइम को जीरो रखोगे तो साइन जीरो हो जाएगा। अरे t को जीरो रखोगे तो साइन जीरो, ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो e की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। शुरू में ईएमएफ जीरो होता है। लेकिन आप बताइए ना, साइन के अंदर का एंगल क्या अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा? अरे टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी बोलो, चेंज। थोड़ी देर बाद साइन के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, E बराबर E नॉट। कुछ कहने का मेरा ये मतलब है कि लास्ट क्लास मैंने आपको इसके बारे में सारा समझाने की कोशिश करी थी, और आप ये समझ लीजिए कि जो ईएमएफ है ना वो फिक्स ईएमएफ नहीं है, वो ईएमएफ वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। कभी टाइम के अकॉर्डिंग वो E नॉट भी होता है, कभी जीरो भी होता है, और कभी E नॉट/2 भी होता है। एग्री करते हो नहीं करते? और इसी इक्वेशन के जरिए वो आंसर आ रहा है। मैं दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सप्लाई है उसका ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ता है फिर घटता है, फिर अपोजिट में बढ़ता है फिर घटता है। तो जो वेरिएशन आ रहा है टाइम के साथ कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द ईएमएफ इक्वेशन। अरे नहीं समझे मेरी बात को? अगर टाइम के साथ ईएमएफ की वैल्यू में क्या आ रहा है बोलो, वेरिएशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब पक्का इनमें कुछ ना कुछ बोलो क्या है, रिलेशन। तो वो जो मैथमेटिकल रिलेशन इन दोनों के बीच में वो क्या है बोलो, E बराबर में क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ पर T को पुट करता चलता हूँ, मुझे अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे E के आंसर्स आते हैं। कभी E का आंसर 0 आता है, कभी E का आंसर बोलो क्या आता है, 0। कभी कितना आता है बोलो, E नॉट/2 भी आता होगा बीच में, कभी E बराबर E नॉट भी आता होगा, बोलो है कि नहीं? कभी माइनस का E नॉट/2 भी आता होगा, मतलब नीचे की तरफ भी आता होगा, बोलो है कि नहीं? तो अलग अलग टाइम पुट करने पर आपको अलग अलग ईएमएफ की बोलो क्या मिलती है, वैल्यूज मिलती है। समझ नहीं आया? नहीं आया? याद करा रहा हूँ बस एसी जनरेटर, और नहीं आता तो भैया घर जाइए वीडियोस कवर करिए, पहले आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है? पूरा एसी जनरेटर आपको टॉपिक क्लास में करवाया गया था। देखो ये जो ओमेगा टी वाली बात कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम पर बिल्कुल जीरो समय पर कितना ओमेगा टी था, जीरो था, ईएमएफ जीरो बन गया था। फिर t/4 समय पर ये ओमेगा टी की कैलकुलेशन π/2 आ गई थी। याद करो, ओमेगा होता है 2π/t, टाइम को रखा मैंने t/2, कट गया, कुछ नहीं आ रहा सर समझ में आ जाए। बिल्कुल जो टॉपिक चलने वाले, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं, और ये इतना ज्यादा ऐसा टॉपिक है कि आपको पिछला नहीं आता ना, अगला समझ में आना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को ना इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है एलसीआर। ये एलसीआर पता है पढ़ाया कैसे जाता है? पहले आर पढ़ाया जाएगा, फिर एल पढ़ाया जाएगा, फिर सी पढ़ाया जाएगा, फिर आरएल पढ़ाया जाएगा, फिर आरसी पढ़ाया जाएगा, समझो। फिर मान लो एलसी पढ़ाया जाएगा, और फिर एलसी नहीं है मुझे पता है, फिर क्या पढ़ाया जाएगा, एलसीआर पढ़ाया जाएगा। अरे ये तो हो गए, तो ये है, तो ये नहीं आएगा समझो उसके बिना। हम करेंगे सारा, हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों को करना चाहते हैं तो आपको एक एक के दो के कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगा। तो हमें सारा करना है, ठीक है? वो सारी चीज मत सोचो कि ये कटवा रखा है, और ये कटवा रखा है तो इसके बिना ये समझ में नहीं आता, तो छोड़ दो उस चीज को, सारा करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरी बात सुन लो। अब तुम बच्चे बताओ, किसी का मन करा आज छुट्टी कर ली, सर ने एल और आर करा दिया, सी वाली क्लास में आकर ये अटेंड कर ली, फिर तुम्हें ये समझ में आएगा क्या? ये समझ में आ जाएगा तुम्हें एलसीआर? जब तुम्हें आर नहीं पता, एल नहीं पता, तो एलसीआर कहाँ समझ में आएगा? इसलिए बता रहा हूँ ये चैप्टर इतना सिक्वेंशियल है कि आपको पिछली क्लास का आना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आप एक भी छुट्टी कर रहे हैं तो फिर कोशिश करिए कि नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करो ईएमएफ तभी से आए, छुट्टी करके बैठना अगले 5 से 6 क्लासेस के लिए। अगर एक भी छुट्टी बीच में आप करते हो तो वो 6 क्लास के लिए छुट्टी कर लेना जब तक ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है? फिर मुझसे पूछ के आना कि सर नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू हो रहा है, उससे पहले मत आना। तो मुझे तुम ये बताओ बराबर से, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है
उसमें जो ईएमएफ होता है और करंट होता है टाइम के अकॉर्डिंग वैरी करता है, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, और ये मामला आपको समझ में आता है। अच्छा, ईएमएफ इक्वेशन ये है, करंट इक्वेशन क्या होती है मुझे तो बता। ईएमएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, करंट बाय में रेजिस्टेंस, सॉरी गलत लिख दिया, V इज इक्वल टू में IR पढ़ा है सबने, तो तुम मुझे बताओ मैं ईएमएफ को क्या लिख सकता हूँ, I इनटू में R। अरे बोलो है कि नहीं, बस मैं ईएमएफ को लिख सकता हूँ I इनटू R। I बराबर बोलो कितना हो जाएगा। और यार आप लोग एक बात बताओ, यहां से I मुझे बताना क्या होता है, V बाय में क्या R। अगर मेरी वोल्टेज जिस समय पीक है, वोल्टेज जिसमें बोलो क्या है, पीक है, अरे सर्किट की वोल्टेज पीक है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है, तो रेजिस्टेंस तो वैसे ही कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि भैया आपकी वोल्टेज वेरी कर रही है तो करंट भी वेरी करेगा, लेकिन जिस समय वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू ले रहा है उसमें करंट भी तो अपनी कौन सी वैल्यू लेगा, पीक वैल्यू। तो E नोट बाय R बेसिकली क्या होगा बोलो, I नोट। क्या होगा बोलो, तो मेरी बात समझ लीजिए, ईएमएफ इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू में E नॉट sin ओमेगा t, और करंट इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू में I नॉट sin ओमेगा t। बोथ द इक्वेशंस टेल्स अस दैट कि भैया I नॉट तो इसकी पीक वैल्यू है, और I बोलो क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी टाइम t। किसी भी पर्टिकुलर समय पे जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है बोलो, वो I नॉट भी हो सकती है, अगर ये पूरी कैलकुलेशन बना जाए sin ओमेगा t बना जाए, ये जीरो भी हो सकती है अगर sin ओमेगा t जीरो आ जाए, ये sin ओमेगा t 1/2 भी हो सकता है, तो I नॉट बाय 2 भी आ जाएगा। मतलब I का वैल्यू तो I नॉट के टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, I नॉट भी हो सकता है, I नॉट बाय 2 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, I नॉट बाय 4 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि I की वैल्यू बार बार बोलो क्या करती है, वेरी करती है। कभी I नॉट होती है, कभी I नॉट बाय 2 के बराबर होगी, कभी I नॉट बाय 4 के बराबर होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? एंड ये जो वेरिएशन आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ बार-बार करंट चेंज कर रहा है, वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है बोलो, I बराबर क्या, I नॉट sin ओमेगा t। नहीं आया अभी समझ, तो बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है इस इक्वेशन के बारे में, तो आप पिछली क्लास में जाइए, अल्टरनेटिंग करंट वाली वीडियो को जरूर कवर करें, जो मैंने जनरेटर कराया इसी जनरेटर, उसमें से आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आगे शुरू करें, अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है मेन चैप्टर। चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा कौन सा, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आप कहेंगे सर अभी जनरेटर पे जो हमने टाइम लगाया वो क्या चीज थी, अभी आपको समझ में आएगा, उसके बिना बात ही नहीं बनेगी हमारी इस चैप्टर में, उसके बिना हम पहला टॉपिक नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनो भाई, किसी बच्चे को अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है sin ओमेगा t वगैरह वाले टर्म्स, तो ये ड्राइव को थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम करती है, आपको 11th क्लास से ये बात समझ में ही नहीं आई है कि वो जो y इक्वल्स टू में a sin ओमेगा t पढ़ते थे 11th क्लास में, ऑसिलेशन वाला है, वो भी समझ में नहीं आ रहा सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करिएगा। और अगर समझ में आ गई थी तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा, बोर्ड पे देखते चलो। ऑल्टरनेटिंग करंट भाई मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, शुरुआत इस चैप्टर की मतलब से ही होती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो बोले द करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, द करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड continuously and direction periodically is called alternating current। बिल्कुल भी मस्ती मत करिए भाई, सिर्फ बोर्ड पे नजर रहे आप लोगों की। एक भाई ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ये भी सबको समझ में आ चुका है कि मेरे पास अगर यहाँ पर एक लोड है P और Q, ये यहाँ पर कोई लोड है और यहाँ पर मैंने सप्लाई कौन सी लगा रखी है बोलो, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग करंट लगा रखा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे इसमें डिलीवर होगा, बताओ जरा कैसे डिलीवर होगा, बोलो बोलो। तो आप लोग जानते हो टाइम होगा, और सर करंट ये जो ईएमएफ है वो सर कैसे वेरी करेगी, और आप जानते हो P से Q जा रहा है और ये, और बीच बीच में करंट बोलो क्या हुआ है, बीच बीच में करंट बोलो क्या हुआ है, मैक्सिमम भी हुआ है, कभी P से Q डायरेक्शन में मैक्सिमम है, कभी Q से P में, और बढ़ता घटता रहा है। सही है, यहाँ तक की बात मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को ज्यादा दुविधा करेगी, नहीं आ रहा ना समझ। तो वही बात अब आपको समझना पड़ेगा, जो मैं लास्ट क्लास एक दिन आपसे डिस्कस कर रहा था, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा वीडियो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, या इसी को बुलाते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC। सही है, दो नाम है इसके, एक बोल सकते हो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, या क्या बोल सकते हो बोलो, RMS वैल्यू ऑफ AC, या फिर आप लोग बोल सकते हो वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। कई सारे मैंने नाम इसके बना दिए।
चलिए यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। क्या बोला भाई मैंने, इसके 3 नाम बोलो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। सारी बातों के मतलब आपको क्लियर कराए जाएंगे और एग्जाम में आएगा ही, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, डेरिवेशंस का बहुत क्लियरली आता है। अब माजरा है क्या, आप ये करंट देख रहे हैं, समझ ध्यान देना भाई, ये करंट देख रहे हैं और इस करंट का जो पीक है ना वो जाता है मान लो 100 एम्पियर। कितने आता है बोलो, 100 एम्पियर पीक जाता है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, लिखो मत यार, क्या लिख रहे हो, बाद में लिखने का। 100 एम्पियर इसका पीक जाता है, तो क्या कहें इस एसी करंट के बारे में कि एसी करंट कितने का है? क्या 100 एम्पियर बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते 100 एम्पियर? क्योंकि सर हर वक्त तो 100 नहीं रहता है, 100 तो पीक जाता है सर, वो तो बिल्कुल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहता है 100, उसके बाद वापस घट के 50, 40, 30 हो जाता है सर, जीरो भी होता है बीच में, फिर अपोजिट में कभी कभी 100 भी जाता है लेकिन फिर 100 से कम हो जाता है। अब सामने आई यहाँ से चीजें, तो मैं कहूंगा कि मैं 100 तो नहीं बोल सकता सर इसको, तो कितना बोलूं? 0 भी नहीं बोल सकता क्योंकि करंट तो कुछ चला है, बोले है कि नहीं? समझो मेरी बात को, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट बार बार अपनी वैल्यू को बदल रहा है, तो मैं कोई एक वैल्यू उसके बारे में नहीं चूज कर पा रहा। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट भले ही अपने आप को बदल रहा है लेकिन कुछ काम तो कर रहा होगा ना, करंट तो चल रहा होगा ना, तो कुछ ना कुछ इफेक्टिव करंट जितना काम तो कर रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ करंट जितना तो काम करके दे रहा होगा। समझो मेरी बात को, आप यहाँ से गाड़ी चला के बहुत दूर गए और आप गाड़ी की स्पीड को ऐसे बढ़ा रहे थे, कभी 0 से 10 कर रहे थे, 20 कर रहे थे, 30 कर रहे थे, 40 कर रहे थे, 50 कर रहे थे, फिर घटा रहे थे 40, 30 करके, फिर बढ़ाते फिर घटाते, ऐसे करके चल रहे थे। तो लेकिन आपने कुछ दूरी तो तय कर ली ना कुछ घंटे में, तो कुछ तो एवरेज स्पीड आया होगा ना कि भाई इतने की एवरेज स्पीड तो बनी है। भले ही मैं कभी 50 मैक्सिमम करके लेकिन वापस घटा लेता था, फिर मैं 50 मैक्सिमम करके वापस घटाता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो एवरेज वैल्यू बना होगा ना कि इतने की स्पीड से एवरेजली मैंने दूरी बोलो क्या करी है, कवर करी, चाहे 25 आए, चाहे 30 आए, चाहे 35 आए, नहीं आया समझ में। तो मुझे तुम ये बताओ कि मेरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी अच्छे से सुनना आप लोगों को, पूरा एक टी टाइम पीरियड है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने इस पूरी एक साइकिल के दौरान, मान के चलते हैं ये, अरे यार मान के चलते हैं कि इस पूरी एक साइकिल के दौरान जो भी समय लगा, समय अच्छा मान के चलते 10 सेकंड, कितना बोलो, मान के चलते रैंडम चीजें लेके चल रहा हूँ 10 सेकंड। इस 10 सेकंड में भले ही करंट कभी बढ़ा कभी घटा, लेकिन कुछ तो काम करा होगा नहीं करा होगा। एक पंखा घुमा रहा है, एक रोटर को घुमा रहा है, मान लो मेरे पास एक रोटर है ऐसे करके, और ध्यान समझो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आ रही है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई इसको बोलो क्या कर रही है, घुमा रही है, लेकिन कभी तो ज्यादा घुमाती है और कभी बोलो क्या करती है, धीमे घुमाती है, क्योंकि इसका करंट बोलो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, लेकिन घुमाती तो है ना, वर्क डन तो करती है ना। तो 10 सेकंड में इसने कुछ तो काम करा होगा, पक्की बात है कि नहीं? मान लेते हैं कि इसने इस 10 सेकंड के अंदर इसको 40 बार रोटेट करा। अब ये सबसे क्रूशियल लाइन है आज की जो बोलूंगा, इसने इसको 10 सेकंड में, ऑल्टरनेटिंग करंट ने 10 सेकंड में कितनी बार रोटेट करा, 40। कभी एकदम से ज्यादा रोटेट करता था, कभी कम, लेकिन 10 सेकंड में कुल मिला के कितनी बार रोटेट किया बोलो, 40 बार। तो वर्क डन तो हुआ, मतलब कुछ तो इफेक्टिव करंट हम मान सकते हैं यहाँ पर फ्लो कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट सुनना आप लोग, 10 सेकंड में इसने इसको कितनी बार रोटेट करा बोलो, 40 बार। लेकिन मुझे पता है वो करंट एक जैसे कांस्टेंट तो है नहीं, वो बार बार बदल रहा था। तो मैंने एक तरीका ढूंढा, मैंने क्या तरीका ढूंढा ढंग से समझ, मैंने सेम 10 सेकंड में, अब इंपॉर्टेंट है, सेम 10 सेकंड में इसमें एक बार डायरेक्ट करंट को डाला। किसमें डाला बोलो, इसमें डायरेक्ट करंट को सप्लाई डाला, सेम 10 सेकंड का समय दिया और मैंने डायरेक्ट करंट को इसमें भेजना शुरू करा। मैंने इसमें डायरेक्ट करंट भेजा, मान लो इसको मैं ऐसे मान के चलता हूँ, एक वैल्यू में ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि जो इसका पीक जा रहा था, समझ रहे हैं भाई, इसका पीक जा रहा था बोलो कितना जा रहा था बोलो, 100 एम्पियर। अरे इसका पीक बोलो कितना है, तो 100 जितना तो काम करके दे नहीं सकता, समझिए मेरी बात को। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इसने 10 सेकंड में इसको कितनी बार रोटेट करा बोलो, 40 बार रोटेट करा। तो मैंने ढूंढा कि 10 सेकंड में कितना डीसी करंट इसको 40 बार रोटेट कर देता है। समझ नहीं कुछ करना, मैंने क्या बोला, 10 सेकंड में कितना डायरेक्ट करंट इसको 40 बार सेम रोटेट कर देता है। तो इसका मतलब वो जो एसी है वो उतने ही डायरेक्ट करंट के बराबर क्या करता है, काम करता है। समझ नहीं है, इसको समझने के लिए आप ऐसे वैल्यू बहुत बड़ी ले ली मैंने, आप छोटी वैल्यू ले लीजिए। आप ये मान के चले कि 10 एम्पियर का ही मैक्सिमम करंट है, छोटी वैल्यूज पे काम करते हैं, जल्दी समझ आएगा। 10 एम्पियर का ही मैक्सिमम करंट है, लेकिन वो 10 हर वक्त तो रहा नहीं, कभी 5 भी रहा, कभी 2 भी रहा, कभी 3 भी रहा, लेकिन उसने 10 सेकंड के अंदर कुल मिला के 10 सेकंड में कितनी बार रोटेट कर दिया बोला उसको, 40 बार। मैंने उसी 10 सेकंड के अंदर देखा कि कितना डायरेक्ट करंट इसको 40 बार रोटेट करता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलता हूं, मैंने वही 10 सेकंड का समय दिया, वही 10 सेकंड का समय दिया मैंने 6 एम्पियर के करंट को, कितने बोलो, 6 एम्पियर के डीसी को, 6 एम्पियर के, और उसने उसको रोटेट करा सिर्फ 30 बार। कितनी बार बोलो, मैंने कहा नहीं 6 एम्पियर तो उसके बराबर काम नहीं कर रहा, थोड़ा बढ़ाते हैं। मैंने फिर क्या करा बोलो, 7 एम्पियर करा। कितने करा बोलो, मैंने 7 एम्पियर का डीसी भेजा, 7 एम्पियर का डीसी 10 सेकंड के लिए। मैंने देखा 38 बार रोटेट कर देता। कितनी बार बोलो,
कभी भी बात नहीं बनी। जब मैंने इसमें 7 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए 7.7 एम्पियर 7 पॉइंट जब मैंने इसमें 7.7 एम्पियर का करंट भेजा 10 सेकंड के लिए, तो एग्जैक्टली इसने इसको 40 बार रोटेट कर दिया। तो मैं क्या समझूंगी कि भले ही मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक 10 की है, लेकिन वो काम एग्जैक्टली 7.7 एम्पियर के डीसी जितना करता है। मतलब 7.7 एम्पियर का डीसी लगातार 10 सेकंड के लिए चला दो और या इसको चला दो, दोनों काम कितना करेंगे बोलो? बराबर। इसका मतलब मेरा एक ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट जो 10 एम्पियर तक पीक पकड़ता है, वो काम एक्चुअली में बस कितने के बराबर करता है? 7.7 एम्पियर। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो आज की क्लास बिल्कुल एकदम इजी लगने वाली है। अब सोच के तो देखिए कैसे किसी ऑल्टरनेटिंग करंट का हिसाब किताब आप लगा सकते हो कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट कितने का आपको काम करके दे रहा है, कैसे अंदाजा लगाओगे इस बात का? मतलब कितना वो करंट है, क्योंकि आपको पता है कभी वो ज्यादा होता है, कभी वो कम होता है। ईशा वो 10 जाता है, कभी 5 भी होता है, कभी 3 भी होता है, कभी 2 भी होता है, कभी 1 भी होता है, कभी 7 भी होता है, कभी 8 भी होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ एक फिक्स टाइम के अंदर देखा कि वो कितना काम करता है। तो मैंने देखा 10 सेकंड के अंदर वो कितना काम करता है, इसको 40 बार रोटेट कर देता है। भले ही करंट बदल बदल के आ रहा था, लेकिन 40 बार रोटेट करता है। अब मैंने ढूंढा कि इसी 10 सेकंड के अंदर टाइम सेम रखना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर बता रहेगा। उसी 10 सेकंड में कितना डायरेक्ट करंट इसमें भेजो कि 40 का ही काम हो जाए। तो मैंने 6 एम्पियर भेजा, 6 एम्पियर भेजा, मैंने देखा 10 सेकंड में उतना काम। इसका मतलब 6 एम्पियर तो कम काम करता है, जितना वो कर रहा है उससे तो कम ही करता है। इसका मतलब वो 6 एम्पियर जितना नहीं, 6 एम्पियर से ज्यादा का काम करता है। क्लियर हुआ? मैंने 7 एम्पियर भेजा, कितना भेजा बोलो? इसमें 7 एम्पियर डीसी भेजा, 7 एम्पियर डीसी 10 सेकंड के लिए, ये रोटेट हुआ 38 बार। कितनी बार हो बोलो? इसका मतलब मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट इस 7 एम्पियर से भी ज्यादा काम कर रहा है, इस 7 एम्पियर से भी। और जब मैंने इसमें 7.7 भेजा, ये जानबूझ के मैं 7.7 दे रहा हूं, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। जब मैंने इसमें 7.7 भेजा तो मैंने पाया, जब मैंने इसमें 7.7 भेजा तो मैंने पाया 10 सेकंड के लिए 7.7 एम्पियर करंट भेजने में एग्जैक्टली 40 बार रोटेट हुआ। एग्जैक्टली इसका मतलब कि वो वाला करंट जो मैंने एसी वाला भेजा था वो भी 10 सेकंड में 40 बार रोटेट करता है, और ये 7.7 एम्पियर भी अगर मैं डायरेक्ट करंट भेजता हूं तो 10 सेकंड में 40 बार रोटेट करता है। इसका मतलब मेरा वाला एसी भले ही वो 10 की पीक पकड़ता है, लेकिन काम कितने का करता है बोलो? 7 पॉइंट नहीं आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे उसकी इफेक्टिव वैल्यू का आइडिया लगता है। नहीं आया समझ में? थोड़ा लेट आया है ना? बाकियों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया समझ में? एक बार दोबारा करता हूँ इसको, ठीक है? एक बार मैं लिख लूँ चीजों को, फिर मैं दोबारा से बताऊंगा। आज हमें यही करना डिस्कस बस। तो गाइस प्लीज भाई बच्चों, भले ही आपके ऑल्टरनेटिंग करंट का कुछ पीक बनता हो, आपके ऑल्टरनेटिंग करंट का भले ही कुछ भी पीक बनता हो, लेकिन उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो पीक के बराबर। ये तो समझ में आ रही बात खुशी? भले ही उसकी पीक 10 एम्पियर है, लेकिन वो कभी भी 10 एम्पियर जितना काम करके आपको क्यों नहीं कर हर वक्त 10 छोड़ने रहता है, ऐसा 10 से घटता भी है बार बार, कभी 0 भी रहता है बीच में, लेकिन कुछ तो काम करता है। तो किसी करंट के पर्टिकुलर तो वो काम करके देता होगा, वो उसकी बोलो क्या होती है? इफेक्टिव वैल्यू। क्या होती है बोलो? या वही उसकी होती है वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल चीजें वो होती है दिखती नहीं है बट होती है एग्जिस्टेंस में। तो दिखता नहीं है भाई 7.7 का एवरेज काम है, मतलब 7.7 एम्पियर ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एग्जिस्टेंस में है। जैसे भगवान वर्चुअल है ना? हो सकते हैं वर्चुअल, दिखते नहीं है लेकिन मान के चलते कि है ना? तो वर्चुअल चीज है। तो वही चीज है कि वर्चुअल वैल्यू है बेसिकली इसकी, आपको दिख नहीं रही है बट इतना ही काम हो रहा है, एग्जैक्टली इतना ही काम करके दे रहे हैं एसी में। बच्चों मस्ती छोड़ दो, ध्यान दे दो, तो मस्ती बाधा बन जाएगी बाद में जब पेपर आएगा। अब आरएमएस क्या है, आरएमएस की चर्चा करेंगे, सारे नाम होंगे, बस आरएमएस की थोड़ी देर में बताऊंगा। तो तुम सब बच्चे मुझे बताओ, इस पर ड्राइव कैसे करने वाला हूं बच्चों? ध्यान देना भाई, ध्यान देना। तो मैं ही बोलता हूं, वर्क डन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्क डन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट over a complete cycle T is calculated by, बच्चों प्लीज, एक ऑल्टरनेटिंग करंट ने पूरी साइकिल के दौरान कितना काम करा, मैं ये कैसे कैलकुलेट करूं, इसका मैंने एक तरीका ढूंढा। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, क्या तरीका ढूंढा? अगले पेज पे ले जाओ इसको। आओ भाई, वर्क डन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल टी कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब आप मुझे बताओ, क्लास मस्ती करते करते नहीं आएगा टॉपिक समझ में, पहले बोल रहा हूं। पूरी एक साइकिल के टाइम को बोलो क्या बोलते हो? कैपिटल टी। और ये बोलो क्या है? करंट है। और ये आपको पता है बीच में कहीं पर बोलो क्या आता है? पीक आता है। क्या आता है बोलो? इस पीक वैल्यू को आप लोग क्या बोलते हो? आई।
हाउ कैन यू कैलकुलेट कि कितना वर्क डन करता है कोई करंट। अच्छा ये बात आपने 10th क्लास में सीखी थी कि कोई करंट आपको कितना काम करके देगा, ये कैसे कैलकुलेट करा है बताओ मुझे, फॉर्मूला बताएगा मुझे इसका। कोई भी करंट आपके सर्किट में आई करंट चला, उसका रेजिस्टेंस आर है, टी टाइम के लिए चला, जल्दी बोलो। बहुत अच्छे भाई, अगर किसी ना पावर आई स्क्वायर आर होता है भैया, पावर आई स्क्वायर आर होता है, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो फॉर्मूला। आप मुझे बस ये बताओ क्लास प्लीज, अरे भाई अगर किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करा आई, इस सर्किट का रेजिस्टेंस बोलो कितना है आर, और इसमें सर्किट में कितने समय के लिए करंट चला टी समय के लिए, तो इसमें कितना काम हुआ है बोलेंगे सर आई स्क्वायर आर टी। पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अरे जितनी हीट निकली अभी मैंने अभी आपको मैं उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में करवाया था। आप ये समझ लीजिए किसी सर्किट में अगर आई करंट चल रहा है, उसका सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और टी समय के लिए चला, तो उसमें कितना वर्क डन हुआ बोलो आई स्क्वायर आर टी। उसमें हीट भी कितनी प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर आर टी। जितना काम होगा उतनी बोलो क्या पैदा होगी हीट। सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर ये समय ज्यादा से देर के लिए चलेगा तो ज्यादा वर्क डन हुआ, ज्यादा हीट पैदा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा हीट पैदा होगी, करंट ज्यादा होगा, ज्यादा हीट पैदा होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब तुम सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, सबको ये वाली बात समझ में आ गई कि कोई भी करंट किसी सर्किट में कितना काम करता है। सब बच्चे याद करो, कोई भी करंट किसी सर्किट में कितना काम करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कितना करंट है, किस सर्किट में गया, उसका रेजिस्टेंस कितने है और कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, बोला है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैं एक वैल्यू ले ही नहीं पाऊंगा। बताओ एक वैल्यू क्यों नहीं ले पाऊंगा करंट की? क्योंकि करंट तो बार बार बोलो क्या हो रहा है, करंट तो बार बार बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात के ध्यान समझना है, करंट तो बार बार क्या हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा सर कि मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा यार प्लीज बोर्ड पे। भले ही बार बार करंट चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ही छोटे से डेल्टा टी समय के लिए, डीटी समय के लिए, बहुत ही थोड़े से dt समय के लिए, डेल्टा t समय के लिए करंट का वैल्यू मैं बोलो एक जैसा मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? ये कैसे जा रहा है मेरी बात समझो। इस डेल्टा t समय के लिए क्या मैं करंट बच्चों नहीं मान सकता कि पर्टिकुलर अपनी वैल्यू रखेगा I1? मेरी बात को अच्छे समझो। अंशिका मैंने क्या बोला, किसी भी सर्किट में अगर I करंट चल रहा है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस R है और t समय के लिए चला, तो कितना वर्क डन हुआ बोलो सर्किट पे I स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट में आई स्क्वायर आर टी कैसे निकालोगे? चलो सर्किट में जिसमें तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा उसका रेजिस्टेंस तो आ रहा है, टी समय के लिए भेजा, चलो वो भी पता है सर, लेकिन मुझे बताओ करंट की कोई एक वैल्यू है तुम्हारे पास? तो हाउ कैन यू टेक आई स्क्वायर आर टी? तो आप ही कहोगे सर कोई एक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि हर थोड़े थोड़े समय के लिए तो कुछ तो वैल्यू नहीं होगी। बीच में कुछ देर के लिए 2 एम्पियर रहा, बीच में कुछ देर के लिए 3 एम्पियर रहा, बीच में कुछ देर के लिए 4 एम्पियर रहा, तो उसी थोड़ी देर के लिए उस करंट ने कितना काम किया मैं उसके आई स्क्वायर आर टी से निकाल सकता हूँ। समझे नहीं सर क्या बोल रहे? दोबारा सुनो कि पर्टिकुलरली किसी भी डेल्टा टी समय के लिए, ध्यान देना, किसी भी डेल्टा टी समय के लिए कुछ करंट रहा बोलो कितना I1, अगले डेल्टा टी समय के लिए कुछ करंट बोलो कितना रहा बोलो I2, उस डेल्टा टी समय के लिए, उस डेल्टा टी समय के लिए कुछ करंट रहा बोलो कितना I2, कुछ देर बाद भैया डेल्टा टी समय के लिए, थोड़े से डेल्टा टी समय के लिए करंट बोलो कितना रहा I3। और आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? अरे बिल्कुल थोड़ा सा समय का अगर मैं चेंज ले रहा हूं तो उस दौरान तो करंट कांस्टेंट रहेगा ना। और ये डेल्टा टी भैया डिफरेंशिएशन के टर्म्स में बहुत छोटा टाइम होता है, बहुत छोटा टाइम। तो उस थोड़े से समय में तो करंट कांस्टेंट रहा होगा ना, भले ही ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है, बट अगर मैं टाइम का चेंज बहुत थोड़ा ले रहा हूं तो करंट बोलो कैसा रहा होगा उस दौरान? कांस्टेंट रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर समय के लिए कितना काम हुआ बताओ जिस समय करंट I1 था, जिस समय करंट बोलो कितना था I1 डेल्टा टी समय के लिए, उस समय कितना काम हुआ बोलो I1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस तो भैया सर्किट का आ ही रहेगा, और डेल्टा टी। समझ नहीं आ रहा सर पता नहीं क्या करें। उस जब थोड़ी देर बाद करंट I2 हो गया, कितना हो गया बोलो I2, तो अगले डेल्टा टी समय में जैसे ही करंट I2 हुआ तो उस डेल्टा टी समय के लिए कितना काम हुआ बोलो I2 स्क्वायर R डेल्टा टी। शायद समझ में आ जाए। फिर अगले डेल्टा टी समय में करंट I2 भी नहीं रहा सर, कितना हो गया बोलो I3, कितना हो गया बोलो? नहीं आ रहा तो समझ में भाई। थोड़े डेल्टा टी समय के लिए करंट कितना रहा बोलो I1। सर कैसे I1 रह सकता है? अरे बहुत थोड़ा सा समय लूंगा तो उस दौरान तो करंट कांस्टेंट रहेगा ना। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, तो अगले डेल्टा टी समय के अंदर करंट कितना हो गया I2, तो उस डेल्टा टी समय में कितना करंट है बोलो I2, तो काम कितना हुआ I स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है सर, तो बोलेंगे I2 स्क्वायर आर डेल्टा टी। टाइम तो मैं उतना ही ले रहा हूं जितनी देर के लिए वो है। नहीं यार समझ में। अगली बार करंट देखो ना, पहले करंट थोड़ा, अरे भाई क्लास प्लीज यार देखो बार बार ना बोलना पड़ेगा टॉपिक्स में। इजी होता है, मैं कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो वैसे तो इजी है टॉपिक ये भी, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा बीच में से। आपको पता ही लगेगा सर ने कहां से चीजें बना दी। ढंग से सुनोगे इतना आसान लगेगा, आप लोग खुद बना लोगे पेपर के अंदर।
तो मैंने ये बोला कि हर वक्त यहाँ पर एक जैसा काम होने वाला नहीं है। जब करंट कम है तो उस डेल्टा टी समय के लिए कम काम हुआ, थोड़ी देर बाद करंट बढ़ गया तो काम ज्यादा हुआ, थोड़ी देर बाद और करंट बढ़ गया तो और ज्यादा काम हुआ, फिर करंट कम हुआ, फिर कम काम हुआ। ऐसे तो था, कभी ज्यादा काम हो रहा था और कभी कम काम हो रहा था। इसीलिए तो कैलकुलेट करो हर डेल्टा टी समय में जो करंट रहा है उसके हिसाब से जो काम हुआ है कितना हुआ बोलो I1 स्क्वायर R डेल्टा टी। फिर जैसे करंट I2 हुआ तो कितना I2 स्क्वायर R डेल्टा टी। फिर करंट I3 हुआ तो बोलो कितना I3 स्क्वायर R डेल्टा टी। और ऐसे चलते चलते n बार ऐसा हुआ, कितनी बार बोलो n बार। तो अगर n बार ऐसा हुआ तो बोलो क्या बोलोगे I n स्क्वायर R डेल्टा टी। अरे यार नहीं है सबको ऐसा बोलो। अब सब बच्चे मुझे बताओ ये हुआ वर्क डन बाय AC। क्या हुआ देखो पढ़ के देखो, वर्क डन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल T कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ कितने के बराबर आएगा बोलो सर, क्या कॉमन आ रहा है बोलो R और अंदर क्या बच रहा है? सही बात। अब एक चीज छोटी सी मैं और यहाँ पर लिखूंगा, अगर मैंने कितनी बार करंट दिया बोलो n बार। कोई सोच रहा है I1 I2 I3 सर यहाँ पर जब ऐसे उल्टे में आएगा तो सर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? किसी को लगता है सर अरे यार आपने ऐसे डेल्टा टी समय के अंदर डेल्टा टी समय में आपने I4 भी ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? उसका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव आएगा ना। और ऐसा आपने डेल्टा टी कितनी बार लिया? n बार। डेल्टा टी कितनी बार लिया? ठीक है, आपने लास्ट in स्क्वायर लिया है। तो मुझे बताओ डेल्टा टी जब n बार लिया तो n टाइम्स ऑफ डेल्टा टी टोटल टाइम आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये नहीं समझ में आया सर। ओ भाई तुमने डेल्टा टी कितनी बार लिया? ऐसा कितनी बार तुमने वर्क डन कैलकुलेट कराया? ऐसे में डेल्टा टी थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बोलो वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ऐसा मैंने कितनी बार करा बोलो? n बार करा। कितनी बार बोलो? n बार मैंने I स्क्वायर RT को जोड़ा, I स्क्वायर R डेल्टा टी को। तो जब n टाइम्स ऑफ डेल्टा टी होगा तो टोटल टाइम हो जाएगा नहीं हो जाएगा कैपिटल टी? नहीं आया समझ में? नहीं आया रितिका? पक्का? थोड़ा मुझे तुम एक बात बताओ, तुमने कितनी बार लिया I स्क्वायर R डेल्टा टी I स्क्वायर R डेल्टा टी? n बार लिया। मान लो तुमने ये लिया होता 20 बार, कितनी बार लिया होता? तो 20 बार डेल्टा टी करते करते बोलो टोटल टाइम कितना होगा कैपिटल टी? क्योंकि पूरी एक साइकिल के दौरान मैंने बोला ओवर कंप्लीट साइकिल टी, तो मैंने पूरी एक साइकिल के दौरान बार डेल्टा टी लिए होंगे और तब जाके मैं पूरी एक साइकिल तक का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 20 बार लिया तो 20 इंटू में डेल्टा टी करके ही तो टोटल टाइम बना होगा। डेल्टा टी को 20 बार लिया तो टोटल टाइम कितना बन गया बोलो टी। तो मैंने डेल्टा टी को कितनी बार लिया यहाँ पर बोलो n बार। कितनी बार लिया बोलो? तो n बार लिया तो n डेल्टा टी मिला के समय कितना बन जाएगा बोलो? कैपिटल टी बन जाएगा। तो मुझे बताओ सब बच्चे कि डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या आ गया? t बाय n। तो मुझे सब बच्चे बताओ डेल्टा टी की जगह में क्या रख सकता हूँ? तो बोलेंगे t बाय में n एंड दिस इज I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर प्लस में I3 स्क्वायर प्लस में IN स्क्वायर और रोक दीजिए यहाँ पर, इसको रोक दीजिए क्वेश्चन को। क्लियर है भाई? AC में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का वर्क डन आ गया। अब आप बताओ हमारा काम क्या है? इतना काम तो करा किसने बोलो? ऑल्टरनेटिंग करंट ने ड्यूरिंग ए 1 सेकंड। मतलब 10 सेकंड में हमें पता लग गया इसने इतना काम करा, 40 बार पंखा घुमाया। कितनी बार घुमाया बोलो? 40 बार 10 सेकंड में। अब सेम काम करवा के देखोगे उतने ही टी समय में कितने से बोलो? DC से। तो बोलेंगे let IE be the effective value of IE be the that steady current or direct current which does the same work in time capital T, then work done by DC इधर भाई प्लीज इज सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो। मान के चलते हैं कि IE वो वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू जिसको बोल रहे हो, ये वो वैल्यू है DC की जिसको मैं 7.7 कह रहा था। क्या बोल रहा था बोलो? 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 एम्पीयर की बात नहीं कर रहा, 7 एम्पीयर की बात नहीं कर रहा। कितनी की बोलो? 7.7। मान लेते 7.7 वो वैल्यू है जिसने एग्जैक्टली इतना ही काम कर दिया उतने टी समय में। अरे यार बातें नहीं, मैंने बोला IE बोलो क्या है? वो वाली वैल्यू है DC करंट की जिसने एग्जैक्टली उतना ही काम करा जितना काम बोलो किसने करा बोलो? AC ने। तो मुझे तुम बताओ अगर किसी में IE का डायरेक्ट करंट चला है T समय के लिए तो उसने कितना काम एक्सिक्टली करा होगा बोलो सब बच्चे? IE स्क्वायर RT। भाई ध्यान से सुन लो और तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। भाई उस 7.7 के करंट ने कितना काम करा होगा चलो बताओगे? 7.7 का स्क्वायर इनटू में बोलो क्या R जो रेजिस्टेंस है और बोलो टाइम कितना बोलो ओवर 1 साइकिल जो था भाई 1 साइकिल का टाइम कैपिटल T। समझ नहीं आया सर?
मान लेते हैं ना, ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। तो मैंने बोला कि डायरेक्ट करंट के अंदर भी एक ऐसी वैल्यू तो जरूर है, एक ऐसी वैल्यू तो जरूर है जो एग्जैक्टली कितना काम करके देगी जितना इस AC ने करा, जितना इस। तो मुझे बताओ वो वैल्यू जो है I, जो I की वैल्यू है उसका मैंने बोला कि वो कितना काम करेगी t समय में, तो बोला I स्क्वायर RT। एंड मुझे बताओ जरा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, बताएंगे जरा वर्चुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग क्या बोलोगे, वर्क डन बाय AC और वर्क डन बाय DC, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा बोलो। अगर तुम इन दोनों को बराबर रखते हो तो जरा मुझे बताओगे क्या बनेगा, बोलो कितना बनेगा। RT बाय में क्या बोलो N, I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर प्लस में I3 स्क्वायर प्लस में, एक काम करता हूँ DC वाले को पहले रख देता हूँ, सीधा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, AC वाले को बाद में। I स्क्वायर RT ने जो काम किया वही काम किसने करा बोलो, टुकड़ों में AC ने करा है। टुकड़ों में समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, मैंने बोला है क्लास कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे कहीं पे भी। तो मुझे सब बच्चे बताओ भाई, ये दोनों बराबर क्यों रखे सचिन, मैंने बराबर क्यों रखे दोनों, बताओ बराबर क्यों रखे दोनों। क्योंकि सर हम यही तो देखना चाहते हैं कि मेरे अगर 10 सेकंड में AC ने 40 बार घुमाया, इतना काम करा, तो कितने करंट ने DC में भी उतना ही काम करा, इसीलिए मैंने बोल्टन बोलो क्या रख दिया बराबर। मान के चला कि वो वाली वैल्यू बोलो कितनी है I ही वो करंट है जिसने उतना ही काम कर दिया t समय में जितना उस AC ने करा था, बोला है कि नहीं। तो उतना ही काम करा, दोनों के काम को बोलो मैंने क्या कर दिया बोलो बराबर रख दिया, दोनों के काम को मैंने क्या कर दिया, कितनी नहीं आ रही बात समझे। तो बोलो RT से RT, बोलो I स्क्वायर कितना आ गया, बोलो I स्क्वायर कितना आ गया, I1 स्क्वायर प्लस में I2 स्क्वायर प्लस में I3 स्क्वायर और प्लस में बोलो क्या एंड, और बोलो इफेक्टिव वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एक AC की इफेक्टिव वैल्यू कितनी होती है, सुन लो भाई, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट भले ही बदल रहा है लेकिन कुछ तो इफेक्टिव करंट के बराबर काम दे रहा होगा, भले ही वो 10 एम्पीयर पीक जाता है और भले ही वो बीच में 0 भी होता है, लेकिन कुछ तो ऐसी वैल्यू होगी जिसके करस्पॉन्डिंग वो काम कर देता है। जैसे मैंने बोला ना आप लोगों को कि भले ही 10 एम्पीयर लेकिन काम कितने कर देता है, 7.7 का तो वो काम कर देता है। तो वो जो इफेक्टिव वैल्यू उसका कैलकुलेशन कैसे निकलता है बोलो, सब पढ़ के देखो क्या कर रहा है, जितने करंट उसके बार बार बदल रहे हैं सबका स्क्वायर करो डिवाइड बाय n करो और बाद में क्या कर दो बोलो रूट। इसको पता है क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट, ध्यान से पढ़ो इसको, हमने सबका स्क्वायर करा उनका मीन निकाला, उनका बोलो क्या निकाला मीन, सबका स्क्वायर करा उनका मीन यानी एवरेज निकाला और बाद में रूट कर दिया, इसीलिए इसको बोलो क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू बोला। क्या बोलो इसको, मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू निकालने का तरीका बताओ मुझे क्या है। तरीका सर ये है कि उसकी जितनी भी करंट सब बार बार चेंज हो रही है उन सबका स्क्वायर करो, उनको डिवाइड बाय n करो और रूट करो, जितनी बार भी तुमने जोड़ा। लेकिन तुम मुझे बताओ क्या ये तरीका प्रैक्टिकली काम आ सकता है, तो बड़ा मुश्किल है प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करोगे यार इसको, हर वक्त पे कैसे बताओगे कितना करंट है। तो ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली यूज में नहीं आ सकता, लेकिन वैसे समझ में आया कि नहीं है तुम्हें। अभी देखो क्या है ना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, भागने की कुछ नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान से सुनना है आपको। मैंने आप लोगों को बोला कि जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करा रहा हूँ ना, यहाँ पर पहला टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा लगेगा भाई, समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। जैसे कि मेन आज का हमारा मुद्दा पता है क्या चल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट तो अपनी वैल्यूज को बार बार क्या करता है बोलो, चेंज करता है। तो मैं कैसे बोलूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितने करंट का है। आदर्श एक समस्या ये चल रही है कि सर मैं कैसे बोलूं कि मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी सप्लाई वाला है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की तो कोई फिक्स वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट की तो कोई फिक्स वैल्यू, वो तो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मैक्सिमम होता है, कभी 0 होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन सर कुछ तो वो किसी पर्टिकुलर DC करंट के बराबर तो वो काम करके देता होगा ना, भले ही वो मैक्सिमम जाता घटता है, लेकिन कुछ तो काम करता है ना। हमने उतना ही काम करा के देखा DC करंट से, देखा कि कितने DC करंट ने उतना ही काम करके दे दिया। तो हमने बोला कि इसका भी इफेक्टिव काम या इसका भी इफेक्टिव करंट उसी DC के बराबर नहीं आया समझ। आप रुक रुक के काम कर रहे हैं, कुछ दिनों में किसी ने कॉन्स्टेंटली काम करते हुए करा भाई, कॉन्स्टेंट तरीके से काम करा, हमने बता दिया भैया आपने लगभग भले रुक के करा, लेकिन आपने एग्जैक्टली इसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, भले ही करंट वेरी कर रहा है, बार बार बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन वो पक्का जो भी काम कर रहा है उतना ही काम कुछ DC करंट भी करता होगा। तो उतना ही काम जितने DC करंट ने करा, हमने बोला कि इसका मतलब इसका वर्चुअल वैल्यू भी, इसका इफेक्टिव वैल्यू भी उसके बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं। और ये मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, सब बच्चे मैंने कैलकुलेशन कैसे करी कि भैया मुझे पता था कि अगर किसी भी सर्किट में करंट I चलता है, उसका रेजिस्टेंस R होता है और 30 समय के लिए चलता है, तो बोलो कितना काम होता है, बोलो I स्क्वायर R।
लेकिन मैंने कहा कि सर भैया इसके अंदर तो करंट तो सर फिक्स होता ही नहीं है, तो मैंने हर थोड़े थोड़े समय के लिए करंट देखा, बोलो कितना है I1 I2 I3, और उस थोड़े थोड़े समय के लिए बोलो मैंने क्या निकाला, वॉल्ट निकाला। तो हर थोड़े थोड़े समय में आया I1 स्क्वायर R डेल्टा टी, I2 स्क्वायर R डेल्टा टी। R हर बार सेम क्यों भैया, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का R ही देगा ना, बस टाइम थोड़ा डेल्टा टी, उस समय के लिए I1 करंट है, डेल्टा टी समय के लिए अगले डेल्टा टी समय के लिए करंट I2 है, अगले डेल्टा टी समय के लिए करंट बोलो कितना I3 है, ऐसे लास्ट तक में डेल्टा टी समय तक करंट बोलो कितना बोलो IN है, कितना बोलो IN। और मैंने टोटल टाइम निकाला, मैंने सब कुछ कॉमन लिया, R डेल्टा टी आया, डेल्टा टी को मैं T बाय N क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज़ N बार जब डेल्टा टी जुड़ेगा तो टोटल T आ जाएगा, डेल्टा टी को लिख सकता हूं T बाय N। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैंने देखा कि कितना करंट डीसी में इतना ही काम करके दे सकता है, तो मान लो वो डीसी का वो वाला करंट का वैल्यू बोलो क्या है, I है, क्या बोलो, तो उतने ही टी समय के अंदर इसने कुछ काम करा होगा I स्क्वायर R डेल्टा टी, और जो काम करा होगा वो बिल्कुल इसके क्या होगा, बराबर होगा, दोनों को बराबर रखा, RT बाय N से RT से RT कट गया और I बराबर या, समझ नहीं है। देखिए मैं जब क्लास की एंडिंग करूंगा ना तब आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा, जब मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो मैं उस दिन आपको बता रहा था वो अब आने वाला है। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ तक की बातें कुछ समझ में आ रही है। अब इसके बाद मेन चीज पे आता है बच्चों, डेरिवेशन पे। डेरिवेशन तो वो भी था, अरे सुनो तो सही, वो भी डेरिवेशन ही है, बट ये इसका जो फॉर्मूला अब आएगा ना प्रैक्टिकल यूज में आप ले सकते हैं, वो वाला नहीं ले सकते। सुनो भाई, ए क्लास प्लीज, डेरिवेशन फॉर, अरे वही चीज कराऊंगा लेकिन अलग तरीके से। सुनो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, सुनो भाई आ जाओ क्लास भाई, फिर वही बात बोर्ड पे, वर्क डन ओवर अ 1 साइकिल ऑफ AC इज, जरा बताओगे किसी एक साइकिल के दौरान कितना काम होगा। नाउ वी कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इसके हेल्प लेंगे हम, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कुछ चीजें जुड़ रही हैं और वेरिएबल हो रही हैं तो किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का। अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, अब ये समझ में आए तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आपका इंटीग्रेशन वीक हो जाएगा, वीक होगा तब से भैया प्रॉब्लम करेगी कुछ चीजें, बाय वाले बच्चों को प्रॉब्लम करेगी। तो मेन रिजल्ट पे ध्यान देना, रिजल्ट क्या है और प्रोसेस समझने की कोशिश करना। ए क्लास प्लीज, तो मुझे बताओ टाइम के साथ करंट में क्या आ रहा होगा, बोलो ए, टाइम के साथ करंट में बोलो क्या आ रहा होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी dt समय के लिए, ए बस भाई, किसी भी dt समय के लिए सर कुछ तो करंट रहा होगा, लेट दिस करंट बी I, तो उस दौरान कितना स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, कितना स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, ऐसे कर सकते हो आप लोग, पहले निकाल लो स्मॉल वर्क डन और स्मॉल वर्क डन इन टाइम dt when an AC supply ये ऐसे मत लिखो, हम क्या बोलेंगे, स्मॉल वर्क डन इन टाइम डेल्टा टी ड्यूरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लास प्लीज, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई के दौरान कितना स्मॉल वर्क डन होगा, कितना स्मॉल वर्क डन होगा किसी भी dt समय में, मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। आप बोलोगे सर उस समय का करंट जितना भी है R और बोलो क्या dt, तो मुझे बताओ जरा टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन टाइम t इज, बताओ कितना आएगा टोटल वर्क डन। तो बोलेंगे सर 0 समय से शुरू हुए थे पूरे टोटल t समय तक, इंपॉर्टेंट है अभी आप करके आए हो वही काम करवाऊंगा मैं हर्षित इधर, 0 से लेकर t समय तक, 0 से लेकर t समय तक इसको जोड़ते चलो, I स्क्वायर R dt को जोड़ते चलो, इसको बोलो। अरे भैया पहले भी वही करा है, I1 स्क्वायर R डेल्टा टी, I2 स्क्वायर R डेल्टा टी, I3 स्क्वायर R डेल्टा टी, कर क्या रहे थे तुम, क्या कर रहे थे तुम बार बार I स्क्वायर R डेल्टा टी को जोड़ रहे थे। वो यही कह रहा है कि ओवर अ साइकिल फ्रॉम 0 टू t, 0 से लेकर t समय तक किसको जोड़ते चले जाओ, I स्क्वायर R dt को। ये क्या है I स्क्वायर R dt, हर थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ करंट रहा होगा सर, रेजिस्टेंस सर्किट का वही रहेगा सर, इसी I स्क्वायर R dt को बार बार जोड़ते चलो 0 से लेकर बोलो कहां तक, t तक। अरे नहीं यार यही तो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, ओवर ए पर्टिकुलर लिमिट वो किसी चीज को जोड़ता है। तो उसने बोला I स्क्वायर R dt को जोड़ते चलो, क्योंकि dt समय के लिए करंट I रहा होगा, तो I स्क्वायर R dt को जोड़ते चलो ओवर टाइम 0 टू t। अरे नहीं यार करेंगे इंटीग्रेशन। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ए बस भाई इस AC सप्लाई के दौरान मुझे बताओ करंट वैसे क्या होता है, करंट एट एनी टाइम किससे दिया हुआ है, I0। आप जानते हो नहीं करंट की जो वैल्यू आती है वो बदलती रहती है, करंट की जो वैल्यू होती है क्या आती है, और किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलती है बोलो, I0, कभी I0 आएगी, कभी I0/2 आएगी, वो डिपेंडिंग ऑन द साइन ओमेगा t, एग्री और नॉट। सो दिस विल मीन, मैं बोलूंगा इस I की वैल्यू आएगी I0
और यहाँ पर बोलो क्या, अच्छा जो भी कांस्टेंट चीजें होती है इंटीग्रेशन से बोलो क्या आती है बाहर, सॉरी ये आएगा इसका स्क्वायर, तो r डेल्टा t। चलो बताओ भाई क्या आएगा, कांस्टेंट चीजें बोलो क्या आ जाएंगी बाहर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t r dt। बताओ सब बच्चे क्या बाहर आएगा, बोलो बोलो सब बच्चे क्या बाहर आएगा, आई नॉट स्क्वायर और बोलो क्या r, अरे मैक्सिमम वैल्यू को वर्क करना पड़ता है तो कांस्टेंट है, बोलो ये बाहर आएगा तो क्या बचेगा 0 से t ओमेगा t dt। अब सुनिए भाई यहां पर तुम लोगों को मैं एक शॉर्टकट लगाऊंगा भाई, ध्यान सुनो क्या शॉर्टकट है वो सुनो। जितने भी बच्चे बायो वाले भाई, ये जिन बच्चों का थोड़ा सा इंटीग्रेशन वीक है, ठीक है सुनो मेरी बात ध्यान से, इस स्टेप पे कोई नीड नहीं होती कि आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करके दिखाओ। जिन बच्चों को दिलचस्पी है वो क्लास के रुकना लास्ट में 5 मिनट में, मैं आपको दिखाऊंगा कि साइंस करो मेगा इंटीग्रेशन कैसे होना। अच्छा जो वो बच्चे हैं क्या बोलते हैं मैथ्स वाले बच्चे, कितने बच्चे मैथ्स यहाँ पर आते हैं, जो बच्चे आते हैं ठीक है, मैथ्स वाले जितने यहाँ पर भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग मुझे बताओ, आपने भी पढ़ी होगी कहीं जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हो, पावर 1 में लेके आते हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा आप सबने अलग अलग सीखा होगा, वो आपने बोला आइडेंटिटी पढ़ा होगा cos 2x बराबर में 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, यहां से तुम sin स्क्वायर x निकाल लोगे और कन्वर्ट कर लोगे। आता है कि नहीं आता इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करनी आती कि नहीं आती, करना वही है सर, करना वही है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जिन बच्चों को फिजिक्स का एग्जाम देना है भैया उनको यहाँ पर ड्राइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आंसर याद करो, क्या याद करो बोलो, याद करो कि जो इसका इंटीग्रेशन आता है, शॉर्टकट मारेंगे यहाँ पर जरूरी है, हमें यहाँ पर टाइम नहीं लगाना है इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे, हम इंटीग्रेशन करेंगे साइड में, ठीक है। लेकिन अभी याद करेंगे जो इसको पूरी को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर कितना आता है, याद करेंगे आंसर कितना आता है t/2, कितना आता है बोलो, इसका पूरे का इंटीग्रेशन आता है t/2। तो हो गया भाई, ये तो क्या आ गया सब बच्चे बोलो, ये तो आ गया वर्क डन बाय द AC ओवर अ साइकिल कैपिटल T। पूरी T साइकिल के दौरान उस AC ने कितना काम करा बोलो, I नॉट स्क्वायर RT बाय में कितना बोलो 2, आ गया सही वैल्यू। अब जरा मुझे बताओ वही बात आएगी, लेट IEB दैट स्टेडी करंट, IEB दैट स्टेडी करंट ऑफ DC, IE वो वैल्यू है डीसी करंट की जिसने एग्जैक्टली कितना काम करके दिया उतना ही काम करके दिया। यार ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे मेरे को पता है इसलिए फंस रहे होते हैं। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, IE वो डीसी की वैल्यू है जिसने कितना काम करके दिया भाई निखिल, IE क्या है बोल, IE वो वैल्यू है डीसी की जिसने उतना ही काम करके दे दिया जितना बोलो किसने करा, बदलते हुए एसी ने करके दिया। जैसे मैं 7.7 बोल रहा था वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 6 की नहीं, क्योंकि 6 नहीं कर पा रहा था अपना काम, 7 भी नहीं कर पा रहा था, कितना कर पा रहा था 7.7, तो मैं बात कर रहा हूँ 7.7 की। तो IE with that steady current of DC which will do the same work in time, बोलो उतने ही समय में कर देगा। तो बोलो कितना काम करा, बोलो कोई अगर अपने अंदर करंट IE कांस्टेंट ही चला रहा है और T समय में काम कर रहा है तो कितना काम करा होगा बोलो, IE स्क्वायर RT, बोलो है कि नहीं। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों की वैल्यू बोलो क्या होनी चाहिए बराबर, सो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन विल बी सेम, अगर डेफिनेशन लिखवा दूंगा वर्क डन मस्ट बी, तो मुझे सब बच्चे बताने की कोशिश करो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, वर्क डन बाय डीसी बराबर क्या आएगा, वर्क डन बाय, अरे वही करा जो पहले करा था, बोलो डीसी कितना बोलो I स्क्वायर RT बराबर कितना बोलो I नॉट स्क्वायर RT बाय में 2। सब बच्चे बोलो क्या कटा, RT से RT, बोलो क्या बचा बराबर, चलो बोलो IE कितना आ गया। अब सुन लीजिए भाई बात इंपॉर्टेंट, किसी बच्चे को कुछ क्लास में समझ आए चाहे ना आए, एक बात आज समझ में आनी बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर पेपर में डेरिवेशन आए ना तो आखिरी में कैसे भी करके ना बच्चा रट रुट आके ना डेरिवेशन तो कर आएगा, वो 4 स्टेप 5 स्टेप याद कर लेगा और डेरिवेशन तो कर देगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टेप जरूर समझ में आना चाहिए, लास्ट चीज लिखी। ये लास्ट चीज क्या लिखते हैं जरा समझो, सुनिए यहाँ पर, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकलती है, उसकी पीक वैल्यू डिवाइड बाय बोलो कितना √2, यही उसकी बोलो क्या होती है, यही उसकी बोलो क्या होती है इफेक्टिव वैल्यू, क्या होती है बोलो। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो मेरे पास एक करंट चल रहा था जिसका पीक बोलो कितना था, अरे मेहनत नहीं कुछ भी, जिसका पीक बोलो कितना था 10 एम्पियर। आप सोच समझ के बताओ क्या इसने 10 एम्पियर जितना काम करके दिया होगा। एक तरफ 10 एम्पियर का डीसी चला तो वो उससे ज्यादा काम कर देगा नहीं कर देगा, बिकॉज सर हर वक्त तो 10 नहीं है सर, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू 10 तो
भले ही 10 पीक है लेकिन कभी भी इसकी इफेक्टिव वैल्यू 10, तो इसकी इफेक्टिव कितनी है सर? इसकी इफेक्टिव का फॉर्मूला बनाया, बोलो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? आई नॉट बाय में कितना बोलो? √2। अरे आई नॉट बाय में कितना बोलो? अब आई नॉट बोलो कितना? 10, बाय में बोलो कितना? √2। 10 बाय में कितना? 1.4 कितना आ रहा है? 7.05 आ रहा है, 7.07 आ रहा है। हमने भी 7.7 गलत ले लिया, चलो कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम रैंडम ले लें। 10 डिवाइड बाय में 1.41। अगर पूरा लोगे 1.414 करके, ये 7.07 एम्पियर। गाइस प्लीज बच्चों मुझे शोर करते नजर ना हो भाई। मुझे तुम ये बताओ इस वैल्यू का और उस वैल्यू का क्या मतलब है? सब बच्चे, ये बहुत जरूरी है, दक्ष सब बच्चे बोलते हैं। इस ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक बोलो कितना है? 10 है। पीक बोलो कितना है? 10 है। लेकिन ये आपको इफेक्टिवली काम कितने का करके देती है? 7.07 एम्पियर। अरे कोई नहीं, आप मतलब समझने में ध्यान दो, आप मतलब समझने में ध्यान दो। 7.07 और कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है 7.07 जैसे कुछ बोल दिया, चलो कोई नहीं। आप मुझे बताओ अगर 10 एम्पियर का पीक है तो उसने आपको काम कितने का करके दिया? इफेक्टिवली 7.07। क्यों भाई, कैसे पता लगा? सर एक बात बता देते भाई, एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई 10 एम्पियर का मैक्सिमम पकड़ रही है, आप 7.07 एम्पियर का करंट डीसी में चला के देख लो, बराबर काम करके देख लो। नहीं समझे मैंने क्या बोला? हर्ष, एक ऑल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम कितना पीक पकड़ रहा है? 10 एम्पियर। इससे तू 10 सेकंड काम करा ले और 10 सेकंड ऐसे करंट से, डायरेक्ट करंट से काम करा ले, काम कैसा होएगा? सेम। ये यही नहीं, साथ नहीं होएगा भाई। क्लास 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 बोर्ड पे what does the effective value means? What does the effective value means? effective value का मतलब क्या होता है? सर ये पीक भले ही 10 का पकड़ रहा है लेकिन कभी 5 भी होता है, कभी 0 भी होता है, लेकिन कुछ के बराबर तो काम करके देता होगा। तो ये इफेक्टिवली कितने के बराबर काम करके देता है? 7.07 एम्पियर डीसी चला लो या इतने के पीक वाला एसी चला लो, काम कैसा होएगा बोलो? बराबर। कुछ समझ में नहीं नहीं आया ना समझ में? तो मुझे तुम बताओ अगर मेरे घर में ऐसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्लास मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि मेरे घर में 7.07 एम्पियर की इफेक्टिव वैल्यू वाला एसी चल रहा है। हाँ, उसका पीक कुछ और होगा, पीक निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पीक कैसे निकालोगे? अगर कभी इफेक्टिव दिया हो तो पीक कैसे निकालोगे बोलो? पीक कैसे निकालोगे बोलो? √2 टाइम्स कर दोगे इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, अब एक बड़ी जरूरी बात सुन लीजिए, आपके घर में बोलते हैं सप्लाई बोलो कितनी की होती है? बोलो 220 वोल्ट एसी होता है। होम सप्लाई जो होती है, होम में जो सप्लाई आती है बेसिकली कितनी आती है? 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट एसी। जो सेम फॉर्मूला आपका लगता है करंट को लेके ना, लिखना बंद कर दो भाई, वही सेम फॉर्मूला लगता है ईएमएफ को लेके भी। बोलो कितना? ई नॉट बाय में क्या कुछ कहेंगे सर अपनी मर्जी से कैसे बन गया? अरे यार एक बात बताओ, आई बराबर कितना है? यही है, मुझे बताओ तुम। ई बराबर क्या होता है? आई आर। अरे ई बराबर क्या होता है? आई आर। आई बराबर क्या होता है? तो मुझे बताना जरा, मैं आई इफेक्टिव को बोलो क्या लिख सकता हूँ? ई इफेक्टिव बाय बोलो कितना? आर। आई नॉट को बोलो क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट बाय में आर डिवाइड बाय बोलो कितना? √2। आर से आर कट जाएगा, ई इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलो? मतलब कि ईएमएफ का भी इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकलता है बोलो? ई नॉट बाय में क्या? अब सुन लीजिए, आपके घर में बोली गई 220 वोल्ट एसी आती है, ये 220 वोल्ट एक फिक्स वैल्यू कैसे बोल रहा है सर? ये इफेक्टिव वैल्यू क्या है बोलो? मतलब आपके घर में जो एसी करंट सप्लाई चल रही है उसका इफेक्टिव ईएमएफ आपके घर में कितने का आता है? मतलब ये समझ लीजिए कि आपके घर को भले ही वेरिएबल सप्लाई मिल रही है उस ऑल्टरनेटिंग करंट की, लेकिन 220 का इफेक्टिव वोल्टेज आपको घर में कंटीन्यूअसली मिलने लगा है। नहीं है बात में? पीक कितना होगा सब बच्चे बताओ? पीक कितना होगा? पीक वैल्यू कितनी होगी बोलो इसकी? सर पीक वैल्यू आएगी ई बराबर होता है ई नॉट बाय में √2। ई नॉट होएगा √2 टाइम्स ऑफ ई। नहीं आ रही बात समझे? चलो बोलो कितना आएगा? √2 टाइम्स ऑफ 220 यानी 1.414 इंटू में 220 कितना है? 310 या 311 के करीब आता है, तो 311 मान लो। 380 तो नहीं आता पागल, 300 से आता। सुनो भाई सुनो, क्लास मैं तो एक बोल टॉपिक नहीं, छुट्टी नहीं करने वाले 8 बजे चुपचाप बैठे रहो। तो मुझे तुम ये बताओ, आपके घर की जो 220 वोल्ट एसी बोल रहा है, हाँ भाई प्रियांशु,
220 वोल्ट की एसी सप्लाई बोल रहा है, बताओ जरा वो क्या है? वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या है? बोलो। उसने आपको सिर्फ इफेक्टिव वैल्यू बताई है। उसका पीक कितना आता है? आपके घर का पीक कितना आता है? बोलो। मतलब आपके घर में जो एसी सप्लाई चल रही है ना, उसका पीक बोलो कितना होता है? 311 का पीक जाता है। लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि 311 की सप्लाई आ रही है। बोलो, बोलते हैं क्या? क्योंकि 311 प्रैक्टिकली 311 होता है, 311 तो कुछ मिली सेकंड्स के लिए होता है ना। ये तो बीच में 0 भी होता है, बीच में 200 भी हुआ होगा, बीच में 100 भी हुआ होगा। लेकिन ये 311 वोल्ट की जो मैक्सिमम जाती है, ये काम कितने का करके दे देती है? 220 वोल्ट। समझ में आ रहा है यार? आप 220 वोल्ट डीसी से काम करा लो इतने समय के लिए, या 311 पीक जाने वाले एसी से काम करा लो, काम कैसा होगा? बोलो सेम। तो वो आपको ना ये जो वैल्यू देता है ना, ये डीसी की करस्पॉन्ड वैल्यू देता है। समझो इस बात को। डीसी की करस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि डीसी अगर चल रहा होता तो कितने का डीसी इतना काम करके देता जितना इसने करा। बोलो, तो 220 वोल्ट का डीसी हो या 311 हाई जाने वाला एसी हो, बात क्या है? बोलो सेम। मतलब इफेक्टिव काम बताता है। समझ नहीं है? बहुत मुश्किल हो गया। अब देखिए बात क्या है, क्लास 2 मिनट और लगेगी बस। आप लोग मुझे ये बताओ, यहां से मैंने कुछ शुरू करा था। वैसे हालांकि मैंने आपको स्टार्ट तो एसी जनरेटर से करी थी क्लास आज, लेकिन मेन बात यहां से शुरू हुई थी। और ये बात क्या बताना चाह रही थी, आज की पूरी क्लास एक मुद्दे में थी। आपको अगर वो मुद्दा कैच हुआ हो क्लास, वो मुद्दा ये था कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट, हम ये पिछले चैप्टर में पढ़ के आगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट, सब बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट सर थ्रू आउट एक जैसी वैल्यू तो लेता नहीं है सर, वो बदल रहा हो। तो मुझे किसी को बताना हो कि मेरे पास कितने का ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, सामने लेकर कैसे बताऊं? क्योंकि करंट तो बार बार क्या हो रहा है? बोलो। तो मुझे उस पर्टिकुलर वेरिएशन के बिना एक इफेक्टिव पता होना चाहिए कि इसने इतने के बराबर तो काम करके दिया। ये होती है उसकी, बोलो क्या? इफेक्टिव वैल्यू। कैसे निकालूंगा? तो मैंने क्या करा? बोलो, कुछ समय में देखा कि बदलता हुआ एसी कितना काम करता है। पता लगा 10 सेकंड में 40 बार पंखे घुमा देता है। तो मैंने देखा कि उसी 10 सेकंड में कितना डीसी करंट इसको 40 बार घुमा देगा, तो उतने ही करंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर देगा? बोलो, काम कर देगा। ये तो बात चल रही है कि मैंने इस पंखे को 10 सेकंड में कितनी बार घुमाया क्लास? 10 सेकंड में कितनी बार घुमाया एसी ने, बदलते हुए एसी ने? 40 बार। 40 बार। तो मैंने देखा कि उसी 10 सेकंड में कितना डायरेक्ट करंट इसको 40 बार घुमा देता है। 6 एम्पीयर भेजा, नहीं घुमा पाया। इसका मतलब मैंने कहा वो जो बदलता हुआ एसी है वो 6 एम्पीयर से तो ज्यादा काम करता है, तो 6 एम्पीयर तो 30 बार घुमा पाया। 7 एम्पीयर करा, 10 सेकंड थी 7 एम्पीयर को, 7 एम्पीयर कांस्टेंट भेजा। मैंने कहा 10 सेकंड में घुमाओ, सिर्फ 38 बार घुमा पाया। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब वो जो बदलता हुआ एसी है वो 7 से भी ज्यादा काम कर रहा है। फिर मैंने 7.07 एम्पीयर दिया। कितना? बोलो 7.07 एम्पीयर 10 सेकंड के लिए, और उसने एक्जैक्टली इसको 40 बार घुमा दिया। कितनी बार घुमा दिया? मैं समझ गया कि वो जो बदलता हुआ एसी है वो भी 40 बार घुमाता है 10 सेकंड में, और ये जो कांस्टेंट 7.07 है 10 सेकंड में, ये भी 40 बार घुमाता है। इसका मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव वैल्यू कितना है? बोलो 7. ये मतलब सिखाया जा रहा है पूरी क्लास में, यही हुआ है। नहीं आया समझ में? और कैसे निकाला इसको? तो प्रैक्टिकली ऐसे निकलेगा सर, हर डेल्टा टी समय के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपनी वैल्यू अलग अलग बनाता है। तो हर थोड़े थोड़े डेल्टा टी समय के अंदर वर्क डन कितना होगा? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, आई स्क्वायर आर डेल्टा टी। हर बार अलग अलग करंट होगा तो अलग अलग वैल्यू लेंगे। क्लियर है कि नहीं? टोटल हो जाएगा बच्चों कितना काम? इसमें से आर डेल्टा टी कॉमन ले लिया, ये बच गया। डेल्टा टी को मैं लिख दूंगा बच्चों क्या? टी बाय एन। वो आप सोच सकते हैं मैंने क्यों लिखा है, समझ नहीं आ रहा। अगर मेरा एक कांस्टेंट करंट डीसी के में चला है और उसने उतने ही समय में उतना काम करा है, तो मैं बोलूंगा जो भी कांस्टेंट करंट था उसने काम करा होगा आई स्क्वायर आर टी, और उसने काम उतना ही करा है। इन दोनों की वैल्यू बोलो क्या होगी? बराबर होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बोलो बराबर होगी। तो काट दिया, बदल गया। एक तो इक्वेशन ये भाई, एक तो इक्वेशन नहीं है समझ में। दूसरा मैंने क्या करा? बोलो भाई, दूसरा मैंने ना फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या कहा, एसी करंट कितना काम करेगा पूरे 0 से t समय के अंदर? तो मैंने कहा हर dt समय के अंदर वो कुछ काम करता है आई स्क्वायर आर dt। तो पूरे 0 से लेकर t तक आई स्क्वायर आर dt को इंटीग्रेट कर दो। उसका कहने का मतलब ये था, हर बार जो करंट आपको मिल रहा है उसके करंट का स्क्वायर करो, आर dt करो और उसको जोड़ दो। कुछ क्या कर दो? बोलो। तो मैंने वही आई स्क्वायर आर dt जोड़ा, लेकिन मैंने कहा आई हर वक्त क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी के अकॉर्डिंग वैल्यू देता है। इसका स्क्वायर करा, ये आया बच्चों आई नॉट स्क्वायर, बाहर आ गया, बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन क्या आता है? बोलो t/2 आता है। जिसको लगता है दिलचस्पी है वो रुक जाना, t/2 हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग द एसी बोलो कितना हो जाएगा? आई नॉट आर t/2। पेपर के लिए डायरेक्ट याद कर लो, कितना इंटीग्रेशन होता है? t/dc में उतना ही काम किसने करा होगा? आई स्क्वायर आर टी। उतने ही समय के अंदर दोनों को बराबर रखा, ये आ गया। मेरा मेन मकसद ये था कि आज की क्लास में ना, क्लास की एंडिंग में आपको ना ये जरूर समझ में आ जाए कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। ज्यादा जल्दी करोगे और लेट कर दूंगा। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक तो ये समझ में आ जाए, और एक मुझे समझ में आ जाए कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। क्योंकि जब मैं अगली क्लास से पढ़ाऊंगा तो मैं इनकी बातें जरूर करूंगा आप लोगों से। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ गया? इस क्लास को ना आज ही रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का समझ में आ गया? बंसी का नहीं आया? खुशी नहीं है? यार तो भर देना। अब जल्दी से घर जाएंगे सर। बैठ जाओ। तुम सबसे लेट जाओगे, बैठे रहना। वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो।